नमस्कार। आज हम ट्राइडेंट लिमिटेड पर एक नजर डाल रहे हैं। हमारे पास कंपनी की प्रोफाइल है, कुछ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स भी हैं जी। तो इनके आधार पर हम कोशिश करेंगे समझने की कि कंपनी का बिजनेस क्या है, मार्केट में कहाँ खड़ी है और फाइनेंशियली क्या चल रहा है। बिल्कुल। ट्राइडेंट, हाँ, ये नाम टेक्सटाइल्स और पेपर इंडस्ट्री में तो काफी जाना पहचाना है। जी। ये कंपनी मतलब यान बनाती है, टेरी टॉवल, बेडशीट भी, और फिर पेपर और केमिकल्स में भी हैं ये लोग। अच्छा। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि कुछ सेगमेंट्स में तो ये मार्केट लीडर हैं। हाँ, 1990 में शुरू हुई थी ना ये कंपनी। काफी फैला हुआ काम है इनका, बनाती भी हैं, बेचती भी हैं। मुझे एक बात बड़ी अनोखी लगी इनके बारे में क्या? कि ये गेहूं के भूसे से कागज बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। ये तो मतलब कमाल है। पर्यावरण के लिहाज से भी अच्छा होगा शायद। हाँ, सही कहा। ये न सिर्फ एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है इनका, बल्कि शायद रॉ मटेरियल कॉस्ट में भी वो कुछ फायदा मिलता होगा। और इसके अलावा भी काफी कुछ है। जैसे उत्तर भारत में जो ब्रांडेड कॉपी या पेपर होता है, उसमें ये नंबर 1 है। और भारत में टेरी टॉवल बनाने की जो कैपेसिटी है, वो सबसे ज्यादा इन्हीं के पास है। तो होम टेक्सटाइल स्पेस में एक बहुत बड़ा नाम है ट्राइडेंट। और मैंने ये भी पढ़ा कि पेपर सेगमेंट में जितनी भी लिस्टेड कंपनियां हैं, उनमें इनका ऑपरेटिंग मार्जिन सबसे ज्यादा है, मतलब कामकाज से मुनाफा। जी है, ये बिल्कुल सही है। और ये भारत से होम टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के दूसरे सबसे बड़े एक्सपोर्टर भी हैं। अच्छा। साथ ही नॉर्थ इंडिया में सल्फ्यूरिक एसिड के भी ये एक मेजर मैन्युफैक्चरर हैं। तो मतलब बिजनेस काफी डाइवर्सिफाइड है। अगर हम रेवेन्यू ब्रेकअप देखें पिछले साल का, मतलब FY24 का, तो पैसा कहाँ से आ रहा है ज्यादातर? हाँ, तो पिछले साल FY24 में करीब 57%, मतलब आधे से ज्यादा रेवेन्यू होम टेक्सटाइल से आया। इनके ब्रांड्स हैं मैक्रॉन, जीवा, सुने होंगे शायद। हाँ हाँ। फिर करीब 26% आया यान से। इसके ब्रांड्स हैं एंड्योर, एपिटोम। और बाकी का 17%? वो कहाँ? वो आया पेपर और केमिकल से। इसमें इनके पेपर ब्रांड्स हैं जैसे स्पेक्ट्रा, माई चॉइस, और सल्फ्यूरिक एसिड भी इसी में आता है। अच्छा। और इनकी फैक्ट्रियां कहाँ पर हैं? मेनली 2 जगह हैं, एक पंजाब में बरनाला में और दूसरी मध्य प्रदेश में बुदनी में। प्रोडक्शन कैपेसिटी के बारे में कुछ आइडिया? काफी बड़ी लगती है इनकी रेंज देखकर तो। हाँ, काफी बड़ी है। FY24 के आंकड़े देखें तो यान की कैपेसिटी 1.25 लाख टन सालाना से भी ज्यादा थी। और उसका इस्तेमाल, मतलब यूटिलाइजेशन, 87% था। ये काफी अच्छा है। हाँ, ये तो ठीक है। लेकिन बाथ लिनन में कैपेसिटी करीब 90,000 टन की है, पर यूटिलाइजेशन सिर्फ 45% था। और बेड लिनन में 6.3 करोड़ मीटर की कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन 56% था। ओह, तो मतलब इन दोनों सेगमेंट्स में काफी कैपेसिटी खाली पड़ी है। या तो डिमांड कम है या कुछ और बात। हाँ, ये दिखाता है कि शायद यहाँ या तो डिमांड बढ़ाने की जरूरत है या फिर प्रोडक्शन बढ़ाने में कोई चैलेंज है। पेपर और केमिकल में यूटिलाइजेशन 83% था, जो ठीक ठाक माना जा सकता है। इतनी बड़ी कैपेसिटी चलाने के लिए फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है कंपनी की? कुछ अच्छी बातें भी होंगी शायद। हाँ, कुछ पॉजिटिव्स हैं। जैसे सोर्सेज बताते हैं कि कंपनी ने अपना कर्ज कम किया है पहले, और शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी ठीक ठाक दिया है। पिछले साल डिविडेंड पे आउट करीब 47.9% था, जो अच्छा माना जाता है। ठीक है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन क्या कुछ चिंता वाली बातें भी है फाइनेंशियल साइड पे? कुछ रेड फ्लैग्स? कुछ चीजें हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। एक तो ये कि स्टॉक प्राइस जो है वो कंपनी की बुक वैल्यू से करीब 3.5 गुना पर चल रहा है। पिछले 5 सालों में सेल्स ग्रोथ थोड़ी धीमी रही है, करीब 8.13% सालाना। और इक्विटी पर रिटर्न, मतलब शेयर होल्डर्स के पैसे पर जो कमाई होती है, वो पिछले 3 साल में औसतन 9% के आसपास रही है। ये बहुत ज्यादा आकर्षक नहीं कह सकते। अच्छा। और एक और टेक्निकल पॉइंट है कि शायद कंपनी अपने इंटरेस्ट कॉस्ट को कैपिटलाइज कर रही है, मतलब लोन के ब्याज को सीधे खर्चे में नहीं दिखा रही, एसेट की कॉस्ट में जोड़ रही है। इससे कभी कभी शुरुआती प्रॉफिट ज्यादा दिखता है। और कर्ज की बात कर रहे थे हम, वो भी बड़ा है क्या हाल में? जी, वो बड़ा है। हाल में इन्होंने काफी कैपेक्स किया है, मतलब नई फैक्ट्री, मशीनरी वगैरह पर काफी खर्च किया है। इस वजह से कर्ज जो FY22 में करीब 1570 करोड़ था, वो FY24 तक बढ़कर लगभग 2100 करोड़ हो गया है। ओह, तो ये जो खर्च बड़ा है और कर्ज भी, इसका असर प्रॉफिट पर दिख रहा है? हाँ, कुछ हद तक। हाल के क्वार्टर्स के नतीजों में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट दोनों में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। जैसे मार्च 2024 के आंकड़े उतने अच्छे नहीं थे जितने मार्च 2022 के थे। पिछले 12 महीनों की प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 7% है, लेकिन अगर पिछले 3 साल का एवरेज देखें तो वो -24% है।
मतलब प्रॉफिट कम हुआ है पिछले 3 सालों में औसतन। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा, ये कंपनी अपना माल बेचती कहाँ है ज्यादातर, मतलब ज्योग्राफिकली? इनका बिजनेस 90 से ज्यादा देशों में फैला है। FY24 में देखें तो करीब 38% रेवेन्यू भारत से आया, 39% अमेरिका से। ओ, अमेरिका काफी बड़ा मार्केट है इनके लिए। हाँ बिल्कुल। और बाकी का 23% दुनिया के दूसरे देशों से। इनके क्लाइंट्स भी काफी बड़े नाम हैं, Amazon, वॉलमार्ट, IKEA, टारगेट, रिलायंस रिटेल वगैरह। लेकिन ये जो अमेरिका पर 39% की निर्भरता है और आपने कहा टॉप क्लाइंट्स भी बड़े हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ ही क्लाइंट्स पर ज्यादा डिपेंडेंस हो? हाँ, ये एक पॉइंट है, खासकर होम टेक्सटाइल्स में। ऐसा बताया गया कि इनके टॉप 5 क्लाइंट्स ही इस सेगमेंट का 50-60% रेवेन्यू देते हैं। 50 से 60%? सिर्फ 5 क्लाइंट से। जी, तो ये एक तरह का कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है। अगर कोई एक बड़ा क्लाइंट चला गया या कम खरीदा तो असर पड़ सकता है। सही बात है। तो आगे के लिए क्या प्लान्स है कंपनी के? वो जो इतना कैपेक्स किया है उसका क्या? कंपनी ने करीब 2100 करोड़ का कैपेक्स प्लान किया था। इससे वो 3.1 डेट इक्विटी रेशियो में फंड कर रहे हैं, मतलब 3 हिस्सा कर्ज और 1 हिस्सा अपना पैसा। FY24 तक इसमें से करीब 1400 करोड़ खर्च भी हो चुके हैं। किस चीज पे खर्च हुआ है ये पैसा? इससे बेड लिनन की क्षमता बढ़ाई, यार्न स्पिंडल्स लगाए, नई लूम्स खरीदी और अपनी पावर कैपेसिटी भी बढ़ाई। अब FY25 में उनका फोकस अमेरिका के अलावा दूसरे मार्केट्स में बिजनेस बढ़ाने पर है? अच्छा, नॉन US मार्केट्स। हाँ। और साथ ही फैशन बेडिंग जैसे नए ट्रेंड्स में भी मौके देख रहे हैं। और अभी हाल ही में एक खबर आई थी कि वो अपनी एक नॉन कोर सब्सिडरी THTL उसको बेच रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम समराइज करें, ट्राइडेंट एक जानी मानी कंपनी है, काफी सारे बिजनेस हैं इनके, कुछ में मार्केट लीडर भी हैं, हाल में एक्सपेंशन पर काफी पैसा लगाया है जिससे कर्ज बढ़ा है और प्रॉफिट पर थोड़ा प्रेशर दिखा है, और अब फोकस अमेरिका से हटकर दूसरे मार्केट्स पर जा रहा है। बिल्कुल। और यहीं पर एक दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। एक तरफ तो ये विस्तार कर रहे हैं, नए बाजारों में जाना चाहते हैं, दूसरी तरफ हालिया प्रॉफिटेबिलिटी की ट्रेंड्स और कर्ज का बोझ। तो ऐसे में ट्राइडेंट अपनी ग्रोथ की इच्छाओं और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बीच बैलेंस कैसे बनाएगी, ये देखने वाली बात होगी, खासकर जब होम टेक्सटाइल्स में कुछ ही बड़े ग्राहकों पर उनकी इतनी निर्भरता है। ये आगे ट्रैक करना इंटरेस्टिंग रहेगा।